हेलो एवरीवन। आज के टॉपिक का शीर्षक है मेंटेनेंस। अच्छा, मेंटेनेंस किस बात के लिए? मेंटेनेंस तो भैया सभी लोगों को पता है कि 125 धारा है सीआरपीसी की, बट अभी अभी माननीय उच्चतम न्यायालय की लेटेस्ट वर्डिक्ट आई है। जो केस आपके सामने लिखा हुआ है, 2020 का लेटेस्ट जजमेंट है रजनेश वर्सेस नेहा का। इस केस में कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई हैं, कुछ नए रूल्स बताए गए हैं जिसको अब सभी लोअर कोर्ट को फॉलो करना होगा और ये काफ़ी आसान हो गया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि इस लेटेस्ट जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि न्यू जनरल गाइडलाइन एंड डायरेक्शन। अब ये गाइडलाइन और डायरेक्शन किसके लिए हैं? तो ये सारे के सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए हैं, जिसे कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है। ये एक बहुत ही पुराना केस चल रहा था जो कि करीबन 7 साल से चल रहा था। तो इस केस में जिसका जजमेंट आया है और ये केस जिसका नाम है रजनेश वर्सेस नेहा का, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कुछ गाइडलाइन बताई हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी झलक मिलेगी, बाद में मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगा। तो यहाँ पे है कि जो गुजारा भत्ता है तो उसके केस में अब क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा कि हस्बैंड और वाइफ को अब अपनी आमदनी, संपत्ति, खर्च और कर्ज जो होता है वो बताना होगा। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव रूप में देखते हैं कि ये क्या है। तो इस केस के पहले क्या था? तो पहले जो नियम था वो था कि गुजारा भत्ता देना है तो हस्बैंड को अपनी इनकम शो करनी होती थी कि उसकी इनकम क्या है, उसकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। साथ ही साथ जो गुजारे भत्ते का प्रावधान था, जो गुजारा भत्ता दिया जाता था उसको किस बेस पे दिया जाता था। तो भाई पति के पास बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, बैकग्राउंड उसका पैसों के मामले में कैसा है, फैमिली रिच है नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा कुछ सालों पहले एक्टर हैं ऋतिक रोशन, उनकी जो पत्नी है उनसे उनका डिवोर्स हो रहा था। तो उनको बैकग्राउंड भी था, उनके पास प्रॉपर्टी भी थी, बैंक बैलेंस भी अच्छा था, उन्होंने अच्छा खासा उन्हें एलिमनी दिया, गुजारा भत्ता दिया। इसी तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिनका बैकग्राउंड अच्छा होता है उनको पैसे ज़्यादा देने होते हैं उनके अकॉर्डिंग जिनका बैकग्राउंड थोड़ा सा हल्का होता है। तो पति के लिए बहुत ढेर सारी चीज़ें थी जो कि पहले देनी थी। साथ ही साथ होता क्या था कि इंटरिम मेंटेनेंस, जो कि आपकी सीआरपीसी धारा 125 बताती है, इंटरिम मेंटेनेंस पे और नहीं देने पे आपको मजिस्ट्रेट क्या कर सकता था? ऑर्डर दे सकता था आपकी गिरफ्तारी। तो अब इस जो जजमेंट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने किया क्या है कि अब हस्बैंड को तो जो जो करना था, जो जो शो करना है वो तो उसे करना ही करना है। उन्होंने क्या बढ़ा दिया, अब वाइफ को भी अपनी सारी डिटेल्स बतानी होगी कि उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितना अकाउंट बैलेंस है, वो कमा सकती है या नहीं कमा सकती, कमाने लायक है कि नहीं लायक है, वो पढ़ी लिखी है या नहीं है, और अगर वो इस लायक है कि वो कमा सकती है, साथ ही साथ अपना खर्चा उठा सकती है, तो इस कंडीशन में उसे गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये भी कंडीशन देखी जाएगी कि उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जैसे कुछ लोगों के फैमिली बैकग्राउंड क्या होते हैं कि ससुराल पक्ष बहुत मजबूत है, जो वर पक्ष है वो कमज़ोर है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लेडी की फैमिली है उसका बैकग्राउंड बहुत ही मजबूत टाइप का है। और उस मजबूत बैकग्राउंड के आधार पर क्या होता है कि वो केस लड़ती है और पति से भी एलिमनी ले रही है, गुजारा भत्ता ले रही है, मेंटेनेंस ले रही है, बट उसकी फैमिली फिर भी मजबूत कंडीशन में। तो अगर उसकी फैमिली का बैकग्राउंड भी मजबूत है तो वहाँ भी कोर्ट मना कर सकता है गुजारा भत्ता देने से। ये डायरेक्शन है, ये गाइडलाइन है, ये अब फॉलो की जाएंगी। तो इसके आगे देखिए क्या है कि अब जो हस्बैंड है उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाएंगी। ऐसा नहीं है कि पति ज़्यादा इस्टेब्लिश है, पत्नी ठीक ठाक है। अब मान लीजिए पति के ऊपर कोई कर्ज है, उसने होम लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर ढेर सारे कर्जे हैं, उसके बाद भी पत्नी कमाती है और थोड़ा बहुत कम कमाती है पति से, बट क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट होती है वो क्या करती है, पति के ऊपर ऐसा मेंटेनेंस चार्ज लगा देती है। बट
यहाँ पे अब इस गाइडलाइन के अनुसार हस्बैंड की भी फाइनेंशियल कंडीशन अब देखी जाएगी और उसी आधार पर मेंटेनेंस तय किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए पत्नी कमाती है, तो वो पहले ही कंडीशन थी कि अगर पत्नी कमाती है और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है तो उसको मेंटेनेंस देना होता था। बट अब यहाँ पे क्या है, पति तो कमाता है क्योंकि पति के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, पति के ऊपर अपने माता पिता की जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है और पत्नी कमा सकती है और अपना खर्चा चला सकती है। तो उस आधार को देखते हुए ही मेंटेनेंस तय किया जाएगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाएगी। अब बात करते हैं जो यहाँ पे इंटरिम मेंटेनेंस की बात थी, तो एक गाइडलाइन उसमें और जोड़ी है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, जिसमें बोला गया है कि इंटरिम मेंटेनेंस न देने पे अब कोई अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्यों? और वहाँ पे जो कंडीशन देखी जाएगी वो क्या देखी जाएगी कि इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाए या नहीं जाए। पहले क्या होता था कि कोर्ट हमेशा दो तरीके से इंटरिम मेंटेनेंस देने का ऑर्डर देती है, या तो जिस दिन केस फाइल किया है उस दिन से, या फिर जिस दिन मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है उस दिन से। तो चलिए ठीक है, जिस दिन मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है उस दिन से मेंटेनेंस देना होता है तो पति के लिए थोड़ा इजी होता है। बट अगर मान लीजिए कि केस चला है 3 साल पहले और मेंटेनेंस के लिए अभी तक कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ है, मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया और 3 साल बाद उसने दिया, और कितना दे दिया, मान लीजिए उसने दे दिया 4,000 रुपये पर मंथ और 3 साल बाद दे रहा है, तो अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो ये लाखों रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। एक साल में 48,000 रुपये होगा, तो 3 साल का आप रेशियो लगा लीजिए ये कितना होगा। तो क्या पति उतना एक साथ दे सकता था? और अगर नहीं देता था तो उसे क्या होती थी, गिरफ्तारी हो जाती थी। तो इस कंडीशन में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कंडीशन दी है कि आपको इंटरिम मेंटेनेंस तो देना है तो दीजिए, ऐसा नहीं है, बट कंडीशन को ध्यान में रखकर कि ऐसा कुछ न हो जो कि रिजनेबल न हो। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि अब जो भी मेंटेनेंस दिया जाएगा, जो भी मेंटेनेंस के रूल और रेगुलेशन होंगे वो इस केस के अकॉर्डिंग तय किए जाएंगे। जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको ये नियम फॉलो करने होंगे और आने वाले जितने ही मुकदमे होंगे या फिर जो प्रोसीजर पहले चल रहा है और अभी भी केस पेंडिंग है उसमें भी कोर्ट इसका अनुसरण कर सकती है, कोर्ट इसको फॉलो कर सकती है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।